Hello everybody, welcome back to my channel. So today's topic is competent host for transformation of the host to take up the rDNA. ठीक है, कोई भी होस्ट है वो ऐसे डायरेक्टली तो ले नहीं सकता ना डीएनए, उसका सेल मेम्ब्रेन, उसका कुछ प्रॉपर एनवेलप होगा, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स वगैरह जो भी होगा, उसके थ्रू आप कैसे अपना rDNA जो है बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म करवा सकते हैं। आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो rDNA है आप उसको डायरेक्टली जो है अपने सेल में नहीं घुसा सकते। ठीक है, ये सेल है, ये मेरा डीएनए है। अब मैं चाह रही हूँ मैं इसमें अब rDNA बन गया, ऐसे दे देते हैं, तो क्या ऐसे जाएगा? नहीं, आसानी से वो नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? सबसे पहली चीज, डीएनए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल। हाइड्रोफिलिक, लेकिन जो अपनी सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है? वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफोबिक क्यों होती है? क्योंकि इसके पास लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, जो नॉन पोलर हेड्स होते हैं, नॉन पोलर जो टेल्स होती हैं, वो जो है इसके आउटर साइड पे प्रेजेंट होती हैं लिपिड की, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो जब उसके आउटर पार्ट पे हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो आप हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल उसके अंदर कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हो? इट इज नॉट पॉसिबल। So directly DNA को इंट्रोड्यूस करवाना in the host is not possible because DNA is a hydrophilic molecule while the cell membrane is a hydrophobic molecule. अब होगा बैक्टीरियल सेल, उसको हम स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट केटाइन से ट्रीट करेंगे। ठीक है, डाइवेलेंट केटाइन मैग्नीशियम, कैल्शियम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इन दोनों में से की स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर अमाउंट में कंसंट्रेशन लेंगे, उससे हम अपने बैक्टीरियल सेल्स को ट्रीट करेंगे। किससे ट्रीट करेंगे? बैक्टीरियल सेल्स को। ठीक है, वी विल ट्रीट द बैक्टीरियल सेल्स विद स्पेसिफिक कंसंट्रेशन ऑफ डाइवेलेंट केटाइन। इससे होगा क्या कि ये आपके जो सेल मेम्ब्रेन है उस पर जाके अटैच हो जाएंगे। ठीक है, उस पर जाके ये अटैच होंगे, फिर आपका डीएनए आएगा। ठीक है, आप मतलब जैसे कि आपने अपना बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल के अराउंड आपने कैल्शियम+2, मैग्नीशियम+2, ये सब चीजें जो है वो डाल दी हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जब डीएनए आएगा, क्योंकि डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, तो डीएनए और ये आपस में अटैच मतलब जुड़ जाएंगे एक तरीके से। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? फिर ना हम इसका हीट शॉक ट्रीटमेंट देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कैसे? पहले तो इन दोनों का आप समझ गए, ऐसे हो गया। ठीक है, इसके पास मतलब इसके ऊपर मैंने आरडीएनए को पहले रखा हुआ था सो दैट इट कैन गो इनसाइड। ठीक है, अब मैंने उसमें कैल्शियम और लगा दिया, तो अब लेयर क्या क्या बनी? बैक्टीरियल सेल हो गया, बैक्टीरियल सेल के साथ आरडीएनए, फिर आरडीएनए के साथ कैल्शियम+2। ठीक है, ये सारे आपस में ना जुड़े हुए हैं। मैं क्या कर रही हूँ, मैं बैक्टीरिया को दे रही हूँ, सबसे पहले तो मैं ये पूरा सेटअप आइस पे रख रही हूँ। ठीक है, आइस पे रख रही हूँ, फिर उसको समेट, उसके बाद जस्ट उसके थोड़ी देर बाद मैं उसको 42 डिग्री पे हीट शॉक ट्रीटमेंट दे रही हूँ, फिर वापस आइस पे रख रही हूँ, फिर उसको हीट शॉक ट्रीटमेंट दे रही हूँ, फिर वापस आइस पे रख रही हूँ। तो ये सब करने से क्या होता है ना कि बैक्टीरिया के अंदर ना पोर्स डेवलप हो जाते हैं, और जब वो पोर्स डेवलप हो जाते हैं तो ये चीजें इजीली अंदर आ जाती हैं। तो ये बैक्टीरिया को ना टॉर्चर करना पड़ता है थोड़ा सा, ताकि वो अपना आरडीएनए जो है वो इजीली ले सके। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ हीट शॉक ट्रीटमेंट इज गिवन ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन सो दैट बैक्टीरिया कैन टेक अप द डीएनए और एनी आरडीएनए और एनी एलियन पीस ऑफ डीएनए जो भी आपने उसको देना चाहते हो थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। दिस इज गोइंग टू हैपन जब हम उसको आर्टिफिशियली देना चाहते हैं। बाकी वायरस के केस में ऐसा हमें करने की जरूरत नहीं पड़ती। वायरस तो अपना डीएनए खुद ही इजीली अपनी मशीनरी के थ्रू भेज देता है, लेकिन जब आप किसी आरडीएनए को आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो इन द बैक्टीरिया, तब आपको उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करवाना पड़ेगा, हीट शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और डाइवेलेंट केटाइन से उसको ट्रीट करना पड़ेगा सो दैट द पोर्स आर क्रिएटेड इन द बैक्टीरियल सेल वॉल्स एंड द डीएनए इज एबल टू एंटर इनसाइड द बैक्टीरिया। सो ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज वन ऑफ द मेथड बाय विच यू कैन इंट्रोड्यूस द आरडीएनए इनटू द होस्ट। और भी मेथड्स हैं, वो हम अब डिस्कस करते हैं। So now we are moving on to the methods through which the alien piece of DNA can be incorporated into the host organism. सबसे पहला तो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ ही लिया है। अनदर मेथड इज माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन इज सुटेबल फॉर एनिमल्स। ठीक है, माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं, जो डीएनए होता है उसको डायरेक्टली हम न्यूक्लियस के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। लाइक आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एक एआरटीज में टॉपिक पढ़ा होगा, आईसीएसआई, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसमें क्या करते हैं, उसमें ऊतक के अंदर डायरेक्टली आप स्पर्म को इंट्रोड्यूस करवाते हो ना फॉर द फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस।
ठीक है। ऐसे ही हम इन माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं, अपने होस्ट सेल के न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्टली अपना जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या एलियन पीस ऑफ डीएनए है उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। सो दिस इज सूटेबल फॉर एनिमल्स, ठीक है। बायोलिस्टिक्स और जीन गन में इट इज सूटेबल फॉर प्लांट्स। इसमें क्या करते हैं, इसमें हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन आर कोटेड विद द डीएनए एंड देन दे आर गोइंग टू बी बम्बार्डेड ऑन द प्लांट सेल्स, ठीक है। गोल्ड और टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स को आप अपने डीएनए से कोट करते हो, ठीक है, और फिर उसको अपने जो प्लांट सेल्स हैं उन पर बम्बार्ड करते हो एंड दैट वे द डीएनए इज डायरेक्टली इंट्रोड्यूस्ड इनटू द होस्ट सेल्स। सो दिस इज सूटेबल फॉर प्लांट्स। और डिसआर्म्ड पैथोजन के बारे में मैंने प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए बताया था। अगर मैं प्लांट्स के लिए बोलूं तो प्लांट्स के लिए कौन था, एग्रोबैक्टीरियम टूमीफेशियंस। और एनिमल्स के लिए कौन था, एनिमल्स के लिए रेट्रोवायरसेस थे। इसकी पूरी राम कथा हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं एंड दैट इज प्रोसेसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। क्या क्या स्टेप्स आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना जो जीन है, मतलब जो आपका डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि वहीं पे जीन्स वगैरह सारे होते हैं और वहीं से जो है प्रोडक्ट्स बनेंगे। तो सबसे पहले तो आप अपने डीएनए को आइसोलेट करेंगे, ठीक है। डीएनए को आइसोलेट करने के बाद आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स करवाएंगे, किसके थ्रू, रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस के थ्रू आप उसके फ्रेगमेंट्स करवाएंगे। फ्रेगमेंट्स करवाने के बाद आप अपना डिजायर्ड फ्रेगमेंट वहां से ऑब्टेन करेंगे। कैसे करेंगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से करेंगे। अपना डिजायर्ड जो सेगमेंट आपने जो कट करवाना था आप उसको सेपरेट कर लेंगे, ठीक है। उसको सेपरेट करके आप इसको किसी सूटेबल वेक्टर के साथ लाइगेट करवाएंगे। उसको वेक्टर के साथ लाइगेट करवाने के बाद आप उसे अपने होस्ट में डालेंगे, ठीक है। फिर होस्ट का कल्चर करेंगे लार्ज स्केल पे सो दैट आपका जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो सके। उसके बाद अपना जो फॉरेन प्रोडक्ट, जो अपना डिजायरेबल प्रोडक्ट है, उसको आप होस्ट से एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो ठीक है, अब इस सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो नंबर फर्स्ट इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। अब देखो, डीएनए आपका पूरे सेल के अंदर एनवेलप्स के अंदर एनक्लोज होता है, ठीक है। सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर अपना साइटोप्लाज्म वगैरह हो गया। फिर उसके बाद न्यूक्लियर की ही दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। तब जाके उसके अंदर जो है अपना कहीं डीएनए मिलता है, वो भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलता। उसमें भी हिस्टोन्स और प्रोटीन्स और फर्दर जो प्रोटीन्स होते हैं उन, और आरएनए, ऑफ कोर्स आरएनए के साथ जो है वो इंटरवाइंड रहता है। तो डीएनए को ऑब्टेन कैसे करें, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से अगर मुझे इसका रिस्ट्रिक्शन करवा, वो कटिंग करवानी है, सेगमेंट्स करवाने हैं, तो जो डीएनए है मेरा वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। उसको अलग कैसे करवाएंगे, अब देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं जहाँ से मुझे डीएनए ऑब्टेन करना है। इट कुड बी फंजाई, इट कुड बी अ प्लांट और इट कुड बी अ बैक्टीरिया, ठीक है। और इवन इट कुड बी एन एनिमल सेल। उसके बारे में देखते हैं। तो अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया के पास खुद की सेल वॉल होती है कि नहीं होती, बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है। और बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन को डाइजेस्ट करवाने के लिए आप कौन सा एंजाइम यूज करोगे, यू आर गोइंग टू यूज लाइसोजाइम। तो बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए क्या यूज कर रहे हैं, लाइसोजाइम। प्लांट के लिए क्या यूज करते हैं, प्लांट के पास सेल्यूलोज की होती है तो प्लांट के लिए यूज करते हैं सेल्यूलेज। फंजाई के पास काइटिन की होती है तो फंजाई के लिए यूज करते हैं काइटिनेज। तो ये वाले एंजाइम्स तो मैंने सेल वॉल के लिए यूज कर लिए, ठीक है। यहाँ से इतने से तो मेरी सेल वॉल जो है वो ब्रेक हो गई, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स होते हैं, तो आप उसके लिए सेक्राइडेज यूज कर सकते हैं, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइडेज, ठीक है। पॉलीसेक्राइडेज यूज कर लीजिए और प्रोटीन्स के लिए प्रोटीएजेज यूज कर लीजिए, लिपिड के लिए लाइपेज यूज कर लीजिए, ठीक है। तो सेल वॉल के लिए तो ये हो गया। यही सेम कंटेंट अपना कार्बोहाइड्रेट में, साइटोप्लाज्म में होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, यही सारे मॉलिक्यूल्स अपने साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो साइटोप्लाज्म में भी आप क्या क्या यूज कर सकते हो, प्रोटीएज, ठीक है। कोई शुगर मॉलिक्यूल है तो उसके लिए पॉलीसेक्राइडेज, या मोनोसेक्राइड है तो मोनोसेक्राइडेज, डाइसेक्राइड है तो डाइसेक्राइडेज, ओलिगोसेक्राइड एंड ओलिगोसेक्राइडेज, ठीक है। और उसके बाद लिपिड मॉलिक्यूल है तो वहां पे लाइपेज यूज कर लीजिए, ठीक है। देन कमिंग ऑन टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में यही सेम चीजों की बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन, फैट, लिपिड, प्रोटीन, शुगर। उनके लिए भी आप यही तीनों चीजें यूज कर सकते हो, ठीक है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी खुल गई। अब डीएनए के साथ राइबोन्यूक्लियस, वो
आरएनए पढ़ा है और प्रोटीन वगैरह भी इंटरवाइंड है उसके साथ, हिस्टोन्स वगैरह, ठीक है। तो अब डीएनए को अलग करना है बिल्कुल प्योर फॉर्म में, तो आप क्या यूज करोगे, अब आप यूज करोगे राइबोन्यूक्लियेज। किसके लिए यूज कर रहे हो, ये आरएनए के लिए कर रहे हो, ठीक है। प्रोटीएज यूज करोगे, किसके लिए, हिस्टोन प्रोटीन्स के लिए, ताकि वो ये सारे एंजाइम्स इन सारे मॉलिक्यूल्स को तोड़ दें और आपका डीएनए बाहर आ जाए। अब एक बात बताओ, अगर आपको डीएनए को आइसोलेट करना है तो आप कौन सा एंजाइम नहीं यूज करोगे, आप डीएनए यूज नहीं करोगे, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज आप यूज नहीं करोगे, क्यों, अगर आपने डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज या फिर डीएनए को यूज कर दिया तो वो तो डीएनए को ही तोड़ देगा ना, और अगर उसने डीएनए को ब्रेक डाउन कर दिया मतलब उसने उसको तोड़ ही दिया, उसके फॉस्फेट में उसके फॉस्फेट बैकबोन को, फॉस्फोडाइस्टर बैकबोन को, सबको उसने तोड़ दिया, तो डीएनए क्या आपको मिल पाएगा, आपको अपना जीन मिल ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए जिस चीज को आपको आइसोलेट करना है उसका एंजाइम यूज नहीं करना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा दैट विच एंजाइम यू आर नॉट गोइंग टू यूज, वो ऐसे कर देगा कि ओके वी वांट टू आइसोलेट द डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया, सो विच काइंड ऑफ एंजाइम वी विल नॉट यूज, बैक्टीरिया दे दे, चाहे प्लांट दे दे, चाहे फंजाई दे दे, चाहे एनिमल दे दे, कौन सा एंजाइम आप नहीं यूज करोगे, आप डीएनए को यूज नहीं करोगे। अगर आपने डीएनए को क्लिक कर दिया, क्योंकि उसमें ऑप्शन में उसने सब दे रखा होगा, लाइक अगर उसने बैक्टीरिया के लिए पूछा होगा ना तो वो ऑप्शन में लाइसोजाइम दे देगा, प्रोटीज दे देगा, लाइपेज दे देगा, राइबोन्यूक्लियस दे देगा, और क्या कहते हैं डीएनए भी दे सकता है। तो अब आप सोचोगे कि अच्छा इन सब के बारे में तो पढ़ा था, डीएनए के बारे में नहीं पढ़ा था, तो एक काम करते हैं डीएनए को टिक कर देते हैं, डीएनए की जरूरत नहीं पड़ती, जरूरत जो है पड़ती होगी, लेकिन इसमें पूछा है कि नहीं पड़ती होगी तो हम डीएनए को क्लिक कर देते हैं, ठीक है। लेकिन डीएनए की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, ऑलराइट, डीएनए की रिक्वायरमेंट इसलिए नहीं क्योंकि अगर आपने डीएनए को यूज कर दिया तो आप डीएनए की कटिंग कर दोगे। Which enzyme will not be used for isolating DNA from any organism? DNAs या फिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज, ये वाला एंजाइम यूज नहीं करना है वरना डीएनए का भी वेट अलग हो जाएगा बाकी सबकी तरह, ठीक है। डीएनए के भी छोटे छोटे वो हो जाएंगे, बल्कि छोटे छोटे फ्रेगमेंट भी छोड़ो, डीएनए ही नहीं बचेगा आपका, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक हो गया, शुगर फॉस्फेट बैकबोन टूट गई, तो डीएनए तो बचा ही नहीं, और डीएनए नहीं बचा तो फिर जीन ही नहीं बचा, ठीक है। तो इसलिए ये सब यूज करोगे लेकिन डीएनए को यूज नहीं करोगे जब डीएनए आइसोलेट कर रहे होगे, तो क्योंकि डीएनए तो सबको खराब कर देगा, डीएनए वाला एंजाइम, ठीक है। उसके बाद अब देखो ये सब ब्रेक करने के बाद आपने राइबोन्यूक्लियेज और प्रोटीन वगैरह सब यूज कर लिया, अब आपके पास क्या बचा है, अब आपके पास सिर्फ डीएनए बचा है, ठीक है। अब डीएनए को निकालेंगे कैसे, क्योंकि डीएनए तो माइक्रोस्कोपिक हमको देख थोड़ी जाएगा वो, हम डालेंगे अब उसके अंदर चिल्ड इथेनॉल। चिल्ड इथेनॉल क्यों डालेंगे, चिल्ड क्यों लिए, सबसे पहले तो क्योंकि जो लोअर टेम्परेचर होता है वो प्रिजर्व्स द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, तो ये डीएनए को टूटने से बचाएगा, ठीक है। बाकी एंजाइम की वजह से अगर डीएनए पे कुछ इफेक्ट आ रहा होगा तो वो चिल्ड इथेनॉल जो है वो प्रिवेंट करेगा। चिल्ड इथेनॉल प्रिवेंट्स द ब्रेक डाउन ऑफ डीएनए और डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए, उसको प्रिवेंट करता है चिल्ड इथेनॉल, और डीएनए की प्रेसिपिटेशन को प्रमोट करता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, सो दैट डीएनए इज क्लस्टर्ड एट अ प्लेस, इट इज प्रेसिपिटेटेड एंड यू कैन इजीली स्पूल इट आउट, ठीक है। तो चिल्ड इथेनॉल इज यूज्ड फॉर प्रेसिपिटेशन और आइसोलेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए from the whole envelope, from the whole mixture which has been obtained by adding all these enzymes. Chilled ethanol is used for precipitation of DNA. यहाँ से आपको डीएनए जो है वो मिल गया है, अब डीएनए के फ्रेगमेंट्स करवाने ताकि अपना जो डिजायरेबल जीन है वो हम वहाँ से ऑब्टेन कर सकें।